हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है महाजनपद। अब जनपद से महाजनपद के अंदर क्या बदलाव आए हैं वो समझते हैं। तो हुआ यूं कि करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लग गया। अब समझो महत्वपूर्ण कैसे हुए होंगे, वो शक्तिशाली हो गए होंगे, वो क्या हो गए होंगे, उनके पास पैसे ज्यादा आ गए होंगे, या फिर उन्होंने कुछ ज्यादा ही परिवर्तन कर लिया होगा अपनी नीतियों में, और वो आज उस वक्त की, आज की तुलना करी, उस वक्त के समाज की तुलना में, उस वक्त के जनपदों की तुलना में ज्यादा विकसित हो गए होंगे। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस है, कुछ बदलाव है जिनके जरिए ये महाजनपदों में तब्दील हो गए। और साथ ही साथ इन महाजनपदों के अंदर कुछ और भी बदलाव आए, वो समझते हैं वो क्या बदलाव हुए थे। सबसे पहली बात तो इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, बिल्कुल आज की तरह, जैसे कि हर एक स्टेट के पास जिसके अंदर एक सीएम होता है, लेकिन ये सीएम हमारे द्वारा चुना गया है, लेकिन ये महाजनपदों के राजा अश्वमेध यज्ञ से बनते थे। इनके पास भी एक राजधानी हुआ करती थी, जैसा कि आज के सीएम के पास एक राजधानी होती है, वैसा इन राजाओं के पास भी एक राजधानी होती थी। साथ ही साथ कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी, यानी किले बनवाए गए थे, दीवारें बनवा दी गई थी उन राज्यों के किनारों पर, तो इसे किलाबंदी कहते हैं। नियमित वेतन देकर पूरे साल सैनिक रखते थे। अब ये जो राजा हुआ करते थे वो सेना रखते थे, अब सेना रखने लग गए थे ये राजा हमारे, और सेना मेंटेन करने के लिए, सेना को रखने के लिए हमें उन्हें सैलरी देनी होगी, यानी वेतन देना होगा, तो ये वेतन भी दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा हमारे पास एक सवाल आता है, वो सवाल है कि किलेबंदी की जरूरत क्यों पड़ी। तो समझते हैं किलेबंदी का कारण, जिसके अंदर क्या हुआ कि अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया था। तो किलेबंदी क्यों हुई थी? सबसे पहला कारण था कि दूसरे राजाओं के आक्रमण से बचाने के लिए अपनी प्रजा को किलेबंदी की गई थी। दूसरा कारण ये था कि अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। समृद्धि तो पता चल रहा है कि किले को मजबूत बनवा दिया गया, किले को ऊंचा बनवा दिया गया। बहुत सारे अगर हमारे जन जो लोग हैं वो अगर मिलके उस किले को बनवा रहे तो उन्हें वेतन देना पड़ेगा, तो राजा के पास पैसे हैं वेतन देने के लिए। तो ये समृद्धि पता चल रही है। शक्ति कैसे पता चलेगी? अगर पैसे ज्यादा हैं तो वो राजा ज्यादा सेना में लोगों को हायर कर सकता है, यानी सेना को बड़ी कर सकता है, ज्यादा लोगों को अपनी सेना के अंदर भर्ती करके, तो शक्ति वहां से भी पता चलेगी। साथ ही साथ अगर किले पे, जो हमारे किले का दीवार है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर कलाकृतियां कर दी जाए तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा कि अरे वाह, राजा के पास कुछ ज्यादा ही पैसे हैं जो ये कलाकृतियां भी बनवा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ राजा अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन के लिए भी किलाबंदी करवा रहे थे। साथ ही साथ किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। अब किलाबंदी होगी तो राजा को ये पता चल जाएगा कि ये लोग मेरे राज्य में रह रहे हैं। साथ ही साथ कई बार कुछ लोग होते नहीं है बदमाश टाइप के, हमारे आपके जैसे, कि ऐसे अगर लाइन डाल दो तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा ये लाइन है तो ये हम एक राज्य में है और उस लाइन के उधर चले गए तो ये दूसरी राज्य है। तो लोग आते हैं, जैसे राजा का क्या होगा, अधिकारी है, कहेगा भाई तुमने कुछ गलती की है हमारे राज्य से तो तुमको अब सजा देना है। तो वो क्या करेगा, फटाक से उस साइड में कूद जाएगा और कहेगा मैं तो तुम्हारे राज्य का हूं ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होता था, राजा को बड़ी मुश्किल आ जाती थी। लोग चोरी कर लेते थे, कुछ भी कर लेते थे और कूद के दूसरे राज्य में चले जाते थे। लेकिन जब किलेबंदी कर दी गई तो लोगों पे शिकंजा, नियंत्रण अच्छे से रखा जाने लग गया। लोग ऐसे कूद के तो जा नहीं सकते, दीवार फाड़ने में तो वक्त लगेगा, तब तक सैनिक उसे नीचे ले आएंगे पकड़ के। तो अब क्या था, लोगों के ऊपर नियंत्रण रखा जाने लग गया था। साथ ही साथ जब पहले ऐसे एक रेखा से ही क्या कर दी जाती थी, दो राज्यों में बंटवारा होता था, तो कुछ लोग क्या करते थे, उस रेखा को इधर उधर खिसका देते थे। तो वो भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी किलेबंदी की वजह से। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था किलेबंदी का।
नेक्स्ट एक और चीज हुआ, अगर राजा सेना रख रहा है और किले बंदी करवा रहा है तो राजा को क्या लग रहा है, लोगों की जरूरत लग रही है। और लोग काम क्यों करेंगे, उनको वेतन देना होगा तभी वो काम करेंगे, है ना। बिना फ्री का तो काम कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वेतन कहां से आएगा, करों के द्वारा। तो कर समझते हैं, कर कहां से आ रहा है, कर। तो कर आएगा, कर राजा वसूल कर रहे हैं अपनी प्रजा से। कुछ ऐसे आयाम है जिनके ऊपर करों को वसूला जा रहा है। सबसे पहले फसलों के ऊपर कर लिया जाएगा। तो जो भी आपने उपजाया है, जो भी हमारे किसान भाई उपजाएंगे, उसका 1/6 पार्ट, 6 में से 1 भाग हमारा राजा के पास कर के रूप में जाएगा। वही कारीगरों पे कैसे कर लगाया जाएगा, जो कारीगर है उनको कैसे कर देना होगा, तो उनको श्रम के रूप में राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था कि वो कारीगर है और कारीगरी का सामान तो राजा कम ही लेंगे। तो वो क्या कहते थे कि तुम एक काम करो, तुम हमारे यहाँ 1 दिन काम कर देना, कोई भी, चाहे तुम किलेबंदी में सहायता कर देना हमारे मजदूरों की, या फिर हमारे महल में आके कुछ काम संभाल देना। तो इस तरीके से कारीगर कर दिया करते थे। वही पशुपालकों के ऊपर कर कैसे था, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। कुछ हिस्सा अपने उत्पाद का राजा को देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो जो व्यापारी थे वो जो भी सामान खरीदते थे बेचते थे उनके ऊपर कर देना होता था। कई बार ये वही सामान हुआ करते थे जो बेचा करते थे या खरीदा करते थे, उसका कुछ, अगर उन्होंने 10 ऐसे समझ लो गमले खरीदे हैं तो उस 10 में से 1 गमला राजा को दे देते थे, तो वो उनका कर हो जाता था। ठीक है, अब आया वो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल, वो समूह जिनको हम आखेटक तथा खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो ये कैसे दिया करते थे अपना कर, ये क्या करते थे, जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के स्वरूप में भेंट दे देते थे। और इस प्रकार से राजा सभी वर्गों से कर वसूलता था ताकि वो क्या कर सके, वेतन के रूप में सेना को और किले बंदी कर रहे लोगों को वेतन दे सके। तो ये था कि कैसे कर के रूप में हमारा राजा कर दे रहा है, कैसे वेतन को करके, कैसे कर को वेतन के लिए इस्तेमाल कर रहा है हमारा राजा। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि हमारा महाजनपद खत्म हो रहा है। लेकिन एक और चेंज आया था महाजनपद में, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वो क्या है, कृषि में परिवर्तन। ठीक है, तो आई विल सी यू देयर। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।